नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर रांची से है, जहां रेड के बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशाल चौधरी को हिरासत में ले लिया। अवैध माइनिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। विशाल सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का करीबी है। विशाल चौधरी को ईडी अपने साथ लेकर विनायक ग्रुप के ऑफिस पहुंची। ऑफिस में कागजातों को खंगाला जा रहा है। दस्तावेजों के बारे में ईडी जानकारी इकट्ठा कर रही है। विशाल चौधरी से ईडी की पूछताछ जारी है। जरूरत पड़ने पर आज रात पूछताछ के लिए विशाल चौधरी को ईडी दफ्तर में ही रखा जा सकता है। अगर विशाल चौधरी पूछताछ में मदद नहीं करता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि आज ईडी ने बिहार झारखंड के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। रांची में 4 जगहों पर छापेमारी की गई। वहीं मुजफ्फरपुर में विशाल चौधरी के 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? आखिर कब तक पूछताछ चलेगी और क्या कुछ जानकारी अब तक हासिल हुई है ईडी को? करें, लगातार पिछले 15 घंटे से ये पूछताछ चल रही है और इस वक्त भी विशाल चौधरी के रांची और गोड़ा स्थित जो कार्यालय है, विनायक ग्रुप के कार्यालय में इस वक्त ईडी की टीम है। हालांकि जो ईडी की टीम थी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, 3 से 4 टीम यहाँ पर आई थी। अभी 5 मिनट पहले हम कह सकते हैं कि 2 टीम यहाँ से रवाना हुई है, लेकिन इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऊपर 2 टीम मौजूद है और लगातार जो कागजात हैं, जो कार्यालय से संबंधित जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसको खंगालने की कोशिश हो रही है। और इसी जगह पर इस वक्त भी विशाल चौधरी हैं और उनसे भी कई तरह के जो है पूछताछ की जा रही है। उनके सामने ऐसे जो दस्तावेज है उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो जांच है ईडी की, वो अब कितने देर तक चलेगी और क्या, जिस ओर आपने इशारा किया कि आज पूछताछ जिस तरह से चल रही है, ये क्या आज खत्म हो जाएगी या कल फिर से ये कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार जो जानकारी आ रही है उसमें ईडी की टीम आज इस विशाल चौधरी को अपने साथ रख सकती है और कल भी ये उनसे पूछताछ जारी रहेगी। तो क्या ये माना जाए कि ईडी के गिरफ्त में रहेगा अभी विशाल चौधरी? अब से कुछ देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह से जितनी रात हो गई है और जिस तरह से ईडी के अधिकारी जितने गंभीरता के साथ लगातार जुटे हुए हैं इस कार्यालय में काफी देर से, क्योंकि ये सिर्फ पिछले कुछ घंटों की बात नहीं है। अगर आप सुबह से ही बात करें तो चाहे वो विशाल चौधरी के आवास की बात करें जो अशोकनगर में है या फिर इस कार्यालय की भी बात करें, तो सुबह से ही यहाँ अधिकारी मौजूद हैं और तमाम तरह के जो उनके कार्यालय से संबंधित, जो उनके कामकाज से संबंधित जो कागजात हैं उसकी पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि संभवतः अगले कुछ घंटे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आज रात उनको साथ में ही रखेगी ईडी या फिर उनको जो है उनके घर छोड़ा जाएगा, वहां पुलिस तैनात की जाएगी। ये सारी चीजें कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएंगी। तो अविनाश, ये माना जाए कि जो पूछताछ इस वक्त की जा रही है और विशाल चौधरी से क्या कुछ जानकारी मिली है और जो जानकारी ईडी निकालना चाहती है, क्या उसमें सफल होती दिख रही है ईडी? देखिए, वो कितना सफल हो पाई है या नहीं सफल हो पाई है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से जो घंटे बीते हैं पिछले, अगर मैंने कहा कि 15 घंटे से जो जांच चल रही है, तो स्वाभाविक तौर पर जरूर इस तरह के दस्तावेज मिले हैं, ऐसे लीड मिले हैं, उसी के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाले समय में इससे संबंधित और भी जो लोग हैं, जैसे अगर हम जो विनायक ग्रुप की बात करें, इसमें कौन कौन से लोग पार्टनर थे। चलिए अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो विशाल चौधरी, जिसने बिहार के मुजफ्फरपुर से आकर रांची में काली कमाई का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लग्जरी लाइफ के शौकीन विशाल ने झारखंड के कई सीनियर अधिकारी को अपने जाल में ऐसे फांसा कि जो बोलता अधिकारी वही मानते। देखिए कैसे विशाल चौधरी ब्यूरोक्रेट्स का देखते देखते दुलरुआ बन गया। एक एक कर इन तस्वीरों को देखते जाइए और फिर देखिए इन नोटों की गड्डियों को। ये वही नोटों की गड्डियां हैं
जिस पर विशाल जैसे कितने बिचौलियों की महफिल सजती है। ब्यूरोक्रेट से लेकर सफेदपोश तक इसका हिस्सा होते हैं। और भारत का विशाल अय्याश इस सारे काम को बड़ी ही सफाई से पूरा करता है। आखिर यह विशाल चौधरी है कौन? कौन है ये झारखंड के ब्यूरोक्रेट से लेकर सफेदपोश तक का दुलरुआ? कैसे मुजफ्फरपुर से आकर रांची में विशाल चौधरी ने काली कमाई का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया? तो जान लीजिए। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है विशाल चौधरी। रांची में विशाल ने जमीन के धंधे से बिजनेस की शुरुआत की थी। रांची में कौशल विकास केंद्र चलाता है। विशाल के नाम पर विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो 5 साल पहले चिट फंड का काम करती थी। रांची के अशोक नगर स्थित रोड नंबर 6 में विशाल का घर है। जमीन खरीद बिक्री से रांची में विशाल ने अधिकारियों तक अच्छी पैठ बना ली। यही वजह है कि कोरोना काल में विशाल को 4 करोड़ के मेडिकल किट की सप्लाई का टेंडर भी मिला। विशाल की काली कमाई की दुनिया में ऐश मौज का पूरा ख्याल रखा जाता है। विशाल विदेशों का दौरा तो ऐसे करता है मानो रांची में मुराहाबादी से नाम कुम जाना हो। विशाल ख्वाब बेचता है, अपने स्टाफ को भी विदेश घुमाता है। खबर तो यह भी है कि ब्यूरोक्रेट्स भी इसकी लग्जरी लाइफ को देख जाल में फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की आज भी ईडी ऑफिस में हेल्थ की जांच की गई। हर दिन की तरह आज भी डॉक्टर आरके जायसवाल ने पूजा सिंघल का स्वास्थ्य की जांच किया। स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मल है मैडम, एकदम 100% नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल, पल्स नॉर्मल, ऑक्सीजनेशन नॉर्मल, कोई घबराहट नहीं, नो पल्पिटेशन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मतलब ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए वो फिट है? 100% फिट है। हमसे भी, हम जैसे फिट है उसे वो फिट है। तो पूजा सिंघल पूरी तरह से फिट हैं। डॉक्टर ने उनके हेल्थ की जांच की और उसके बाद कहा कि हर चीज नॉर्मल है। और डॉक्टर ने पूजा को पूरी तरह से फिट बताया और कहा कि पूजा सिंघल को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भले ही शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज से जुड़े केस को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज की सुनवाई के बाद अब 1 जून को मनरेगा से लेकर पूजा सिंघल और माइनिंग लीज से लेकर शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन सरकार के लिए फिलहाल 1 सप्ताह की मोहलत है। ये रिपोर्ट देखिए। एक सप्ताह की मोहलत, 1 जून को हियरिंग। करप्शन के किरदारों का अब क्या होगा? मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा और पूजा सिंघल मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से केस ट्रांसफर होने के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट में ही माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। मंगलवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को कंसीडर कर लिया। अब पूरे मामले पर 1 जून को सुनवाई होगी। माननीय उच्च न्यायालय में जो पहले का डेट फिक्स था 11 बजे, तो चूंकि माननीय न्यायालय और वो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गुमेंट हो रहा था उसको भी कंसिडर कर ली, लेकिन इसको माननीय न्यायालय ने 1 तारीख को रखा है। इसको सुनवाई होगी और उस दिन फाइनल ऑर्डर होगा। करप्शन के खेल को लेकर ईडी एक्शन में है। मंगलवार को भी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड डाले गए। यानी साफ है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी सहमति दे दी है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में कुल 3,421 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे।
दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए आखिर क्या कहता है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसकी जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। बता दें कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कुल 3,421 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। और वर्तमान की बात करें तो राज्य में वर्तमान में 528 शिक्षक रिसोर्स पर्सन के पद पर तैनात है। इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर की गई है। वैसे विद्यालय जहां दिव्यांग बच्चे नामांकित है, शिक्षक रोटेशन के आधार पर बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाते हैं। और साथ ही साथ एक प्रखंड में 2 रिसोर्स पर्सन रखने का प्रावधान है। बता दें कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वैसे स्कूल जहां पे दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में कम से कम एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होना अनिवार्य है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में 14 महीने की बच्ची की मौत। तेल मालिश के दौरान तेल का ढक्कन मुंह में ले लिया, बच्ची के गले में जा फंसा ढक्कन। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके में अवैध माइनिंग के खिलाफ जांच अभियान। चिप्स लदा बिना नंबर का ट्रक जब्त। छापेमारी से पत्थर माफियाओं में हड़कंप। लोहरदगा के फुलसुरी कोटीटोला गांव में पत्नी ने की पति की हत्या। लाठी से पीट कर पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया वन क्षेत्र में अवैध आरा मिल पर छापेमारी। भारी मात्रा में कीमती लकड़ी और मशीन जब्त। धनबाद के झरिया में धड़ल्ले से जारी है अवैध कोयला कारोबार। प्रशासन पर मिली भगत का आरोप। जमशेदपुर के मानगो में चोरी और छिनतई की बड़ी घटना। बीजेपी ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सांसद बीडी राम ने सरकार पर बोला हमला। कहा झारखंड में चरम पर है भ्रष्टाचार। गोड्डा हंसडिया रेलखंड पर 25 मई को इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा पूरा। सीआरएस को लेकर कई ट्रेनों के समय में बदलाव। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा। मतदाता और बूथ एजेंट आपस में भिड़े। सुरक्षा कर्मियों से भी उलझा एजेंट। जमशेदपुर में तीसरे चरण का मतदान खत्म। पूरी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को लाया गया। हजारीबाग में चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर अभियान तेज। डीजे साउंड से मतदाताओं को रिझाने में जुटे प्रत्याशी। पाकुड़ के रामपुर पंचायत में विजय जुलूस के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर जमकर मारपीट। पंचायत समिति सदस्य अनवारा बीबी के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। रामगढ़ के लपंगा पंचायत में बूथ पर हंगामा। पीठासीन पदाधिकारी पर मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का आरोप। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नक्सलियों के गढ़ गुमला के चैनपुर जारी और डुमरी प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। मतदाताओं में देखा जबरदस्त उत्साह। मांद में दुबके रहे नक्सली। गुमला के घाघरा में निर्वाचन पदाधिकारियों ने किया प्रमाण पत्र का वितरण। नवनिर्वाचित मुखिया के बीच प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। जामताड़ा में दूसरे चरण की मतगणना खत्म। 1422 प्रत्याशियों के भाग्य का हुआ फैसला। साहिबगंज में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। दिव्यांग महिला ने डाला वोट। धनबाद में मतदाताओं की उमड़ी भीड़। 2 प्रखंड में डाले गए वोट। बूथों पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। जमशेदपुर के साक्षी शीतला मंदिर में धूमधाम से गरीब की बेटी की शादी। स्थानीय लोगों ने दिया वर वधू को आशीर्वाद। और अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट करेक्शंस और क्रैशेस के बारे में। क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल सेगमेंट है। बुल साइकिल के दौरान क्रिप्टो के प्राइस ड्रामेटिकली बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर प्राइस क्रैश करते हैं और फ्रीक्वेंट बेसिस पर मार्केट खुद को करेक्ट भी करता रहता है। सबसे पहले अब तक के 2 बड़े क्रैश की बात करते हैं। यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफ्लोर को बंद करने और बिटकॉइन एक्सचेंज को मनी ट्रांसमीटर्स के तौर पर रजिस्टर करने की घोषणा के तुरंत बाद 10 अप्रैल 2013 में बिटकॉइन 24 घंटे में 73% गिर गया। मतलब $259.34 से $70 तक।
दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित करने के बाद 12 मार्च 2020 में कीमतें 40% गिरकर $7,969.90 से $4,776.59 हो गई थी। तो अगर ट्रेडिशनल फाइनेंस में एक दिन के दौरान कीमत में 10% से अधिक की गिरावट हो तो उसे क्रैश माना जाता है। अब इसकी वजह कोई इंपैक्टफुल सडन चेंज होता है जिसके चलते इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। वहीं क्रिप्टो में करेक्शन तब माना जाता है जहां कई दिनों के दौरान कीमतों में 10% से ज्यादा की गिरावट आती है। अब इसकी वजह प्रॉफिट टेकिंग, कंसोलिडेशन, न्यू बायर्स ना होना, ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट या फिर लोअर प्राइस एक्शन हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप देखें कि बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट आई है तो आप अब ये बता पाएंगे कि क्या कोई करेक्शन हो रहा है या मार्केट क्रैश हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।